हेलो एवरीवन, इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो के अनदर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन के बारे में देखेंगे। और बेसिक ट्रांसलेशन के बारे में बस ये जानना है कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। बेसिक ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मतलब क्या? सिंपली ट्रांसलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम ट्रांसलेट करते हैं एक भाषा को दूसरी भाषा में। ठीक है, एक भाषा मान लीजिए हिंदी से हम संस्कृत करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी करते हैं, हिंदी से पंजाबी करते हैं, जो भी हम हिंदी से किसी और भाषा में या फिर इंग्लिश से हिंदी करते हैं उसको भी हम अनुवादी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं थिंग्स नीडेड फॉर ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उनमें सबसे पहला है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। मान लीजिए, तो क्या है सब्जेक्ट? मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब होता है आपका कर्ता। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है? व्हाट अबाउट समथिंग इट सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कर्ता करते हैं। सिंपली हम कहते हैं कि द वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब जो कुछ करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में ना वो डेफिनेशन सही नहीं होता है, क्योंकि हमेशा कर्ता कुछ करता नहीं है। मान लीजिए हमने कहा कि आई एम हैप्पी, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ ना, मैं तो हूँ। अगले वाले में मोहन एंड सोहन आर रिच, वो लोग अमीर हैं। तीसरे में है ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? जो जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा। तो पहले सेंटेंस में किसके बारे में कहा गया है? पहले में आई के बारे में कहा गया कि मैं, कौन खुश है? तो मैं, तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में मोहन एंड सोहन आर रिच, तो अमीर कौन है? किन के बारे में? अमीर होने के बाद किन के बारे में कही गई है? तो मोहन और सोहन के बारे में कही गई है ये बात कि मोहन और सोहन अमीर हैं। तो ये आपके मोहन और सोहन इसके सब्जेक्ट्स हो गए। अगला है ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाता है। तो गीत गाने का काम कौन करता है? तो वह करता है। तो यहाँ पे जो ही होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट को और भी मतलब दो नामों से हम जानते हैं। सब्जेक्ट को हम एक प्रकार से उसको एजेंट भी बोलते हैं। अगर कहीं पे एजेंट लिखा हुआ हो तो अभी समझ जाइए कि एजेंट मतलब वो भी सब्जेक्ट ही है। और कहीं पे अगर डूअर लिखा हुआ, डूअर करने वाला, डू मतलब करना और डूअर माने करने वाला, तो एजेंट और डूअर भी लिखा रहता है कहीं कहीं सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट के लिए एजेंट लिखा हो, डूअर लिखा हो, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये वही सब्जेक्ट है जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट का डेफिनेशन देख रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? तो सिंपली यही समझिए कि जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जिसके भी विषय में कोई बात हम करते हैं। जैसे हमने कहा आम मीठा है, तो मीठा क्या है? तो आम। तो जिसके बारे में हम कुछ कहेंगे वही हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। वो कुछ कर रहा हो, वो किसी परिस्थिति में हो, उसके पास हो, वो जा रहा हो, या कुछ भी हो, वो कर क्या रहा है इससे मतलब नहीं है। अगर उसके बारे में कुछ कही गई है बात तो वो हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है जी? व्हाट अबाउट समथिंग इट सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कर्ता कहते हैं। आपने डेफिनेशन देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो सबसे जो जरूरी पार्ट होता है वो हमारा होता है वर्ब। और यहाँ पे आप देखते हैं वर्ब को। तो वर्ब क्या होता है? अ वर्ब शोज एन एक्शन, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे वर्ब के रूप में बेसिकली बच्चों को एक डेफिनेशन याद कराया जाता है कि अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, है ना। कुछ करने को क्रिया कहते हैं। तो हमेशा से, चलिए वो तो सही ही है, मतलब एक बेसिक लेवल पे सही ही है। तो आपको समझना होगा कि केवल वर्ब हमेशा से डूइंग वर्ड नहीं होता है, हमेशा कुछ करता ही नहीं है। कभी कभी वो कुछ और भी शो करता है। तो यहाँ पे क्या है? किसी क्रिया किसी कार्य, अधिकार या अवस्था को दर्शाता है। ये हम कुछ करेंगे तो भी दर्शाएगा, हमारे पास कुछ होगा मतलब हमारे अधिकार में होगा वो भी दर्शाएगा, और कहीं ना कहीं से जो हमारी अवस्था होगी उसको भी दर्शाएगा। तो हमने कहा यहाँ पे क्या है? दे प्ले क्रिकेट। तो ये क्या कर रहे हैं? इसमें कार्य कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्ले वर्ब है, क्योंकि खेलने का काम कर रहे हैं। वर्ब क्या क्या शो करता है? तो पहले वाले में क्या कर दिया? पहले वाले में इसने एक्शन शो कर दिया, पहले वाले में इसने एक्शन को शो कर दिया। दूसरे में हमने कहा वी हैव 5 कार्स। हमने कहा हमारे पास 5 मोटर गाड़ियां हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वर्ड है जो हमें बता रहा है मेरे अधिकार, हम लोग के अधिकार के बारे में, वर्ड क्या है? यहाँ पे हैव बता रहा है
कि 5 कारें हमारे अधिकार में। इसके बहुत सारे जब ट्रांसलेशन आप बेसिक शुरू करेंगे तो आप जानेंगे। वी हैव 5 कार्स के लिए हो जाएगा, हम लोगों के पास 5 कारें हैं, हम लोग 5 कारें रखते हैं, 5 कारें हमारे अधिकार में हैं। तो ऐसे ही इसके ट्रांसलेशंस बनते हैं जो आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वी हैव 5 कार्स, तो हैव यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास है, हम कोई एक्शन नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, ये है पोजेशन। कहीं ना कहीं से ये पोजेशन बता रहा है, हमारा अधिकार बता रहा है कि ये चीज़ हमारे अधिकार में है। और तीसरा क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब हमारी अवस्था क्या है, अच्छे हैं, बुरे हैं, बीमार हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ही इज़ मैड, वह पागल है। तो यहाँ पे उसकी अवस्था है, वो कुछ कर नहीं रहा है, उसके अधिकार में कुछ यहाँ पे नहीं है, बस वो है, उसकी अवस्था क्या है कि वह पागल है। तो यहाँ पे जो ईज है ये बता रहा है, यहाँ पे अवस्था को बता रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे है स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो वर्ब क्या करता है बेसिकली, आप नॉर्मली ये भी कह सकते हैं जो कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, लेकिन आप कहीं ना कहीं से देखिए कि केवल डूइंग वर्ड नहीं होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। और वो क्या है, तो यहाँ पे वो आपको एक्शन शो करता है, पोजेशन शो करता है और स्टेट ऑफ बीइंग, तीनों शो करने का काम वर्ब का होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो द वर्ड दैट रिसीव्स एन एक्शन और अफेक्टेड बाय एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो वर्ड है जिसके ऊपर कोई एक्शन किया जाता है, मतलब कोई कार्य वो प्राप्त करता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट मेरे खेलने का जो एक्शन है वो रिसीव कर रहा है। अगर हम बोलते हैं मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पे जो आम है वो हमारे एक्शन, हम जो खा रहे हैं उसका जो फल है वो आम के ऊपर पड़ रहा है। हम किसको खा रहे हैं, तो आम को खा रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं, तो आम खा रहे हैं। तो एक्शन जिसके ऊपर पड़ता है वो वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो शब्द किसी कार्य को प्राप्त करे या उसके द्वारा प्रभावित हो, मतलब कार्य के द्वारा प्रभावित हो, उससे कर्म कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने कहा आई कट वेजिटेबल्स, मैं सब्जियाँ काटता हूँ। तो मैं काटता हूँ मतलब मैं जो काम करता हूँ, मेरे काम का जो रिजल्ट होगा, मैं जो करूँगा, मेरा एक्शन रिसीव कौन करेगा, मैं अगर काटूँगा तो कटने का काम कौन करेगा, तो वेजिटेबल करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स हैं, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, वी कलर आवर रूम। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना कमरा रंगते हैं। तो हम लोग रंगते हैं, जो एक्शन करते हैं वो एक्शन किसके ऊपर करेंगे, तो हमारे कमरे पे करेंगे, कमरा हमारा वो रिसीव करेगा। तो आवर रूम हो गया, यहाँ पे आवर रूम जो हो गया वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे वेजिटेबल सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे आवर रूम ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट वो पार्ट होता है जो किसी एक्शन को करने के बाद उसका अर्थ उसके ऊपर पड़ता है, मतलब एक्शन को रिसीव करने का काम करता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आगे हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चूँकि इनके भी जो कॉम्प्लीमेंट है अभी नीचे हम आगे पढ़ने वाले हैं, फ्रेज हैं, ये बहुत सारे हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। चूँकि आज बेसिक ट्रांसलेशन है तो बस हम लोग जानेंगे इसको कि आखिर ये चीज़ क्या होता है। और अगले हमारे जो क्लासेस होंगे, अगले वीडियोज़ होंगे, उसमें हम उसको और करीब से जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है तो कॉम्प्लीमेंट ये कौन सा पार्ट है उसका। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स द मीनिंग इन अ सेंटेंस। मतलब क्या करता है, शब्द हो या शब्दों का समूह हो जो वाक्य में अर्थ को पूर्ण करता है, जो वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है, उससे पूरक कहा जाता है, उसे वह पूरक कहलाता है। तो पॉइंट में चलते हैं कि आखिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अगर हम ऊपर के इन सेंटेंसेस को देखें, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ऊपर के सेंटेंसेस है आई कट वेजिटेबल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है,
आई कट, क्या काटता हूँ? तो यहाँ पे वेजिटेबल्स काटता हूँ। क्या का जवाब है हमारे पास? वी कलर आवर रूम, तो हम क्या कलर करते हैं? तो अपना कमरा। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे मतलब वर्ड आए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए जो कि ऑब्जेक्ट ना हो, ये ध्यान से समझना होगा, वो एक्शन को रिसीव नहीं करता है, तो वो जो वर्ड होता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि एक्शन को रिसीव नहीं करता है। ठीक है, वो बस कंप्लीट करता है सेंटेंस को, क्योंकि उसके बिना वो सेंटेंस अधूरा हो जाता है। तो आगे इसको देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल्स है वो देखिए, हमने कहा ही इज हैप्पी, तो अगर ही इज हो तो केवल ही इज से क्लियर नहीं हो पाएगा ना, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे हैप्पी जोड़ा गया है, तो जो हमारा हैप्पी है यहाँ पे वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। आगे ये इज है जो लिंकिंग वर्ब है, इसके बारे में भी हम लोग डीपली आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी ये देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है? किसी सेंटेंस में ये वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, जो क्या करता है? सेंटेंस को पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो रोहन इज और उसके बाद का जो पार्ट माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो सब का सब यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कुछ करने का भाव नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली आप ऑब्जेक्ट के बारे में आगे जानेंगे, जो कि सेंटेंस में क्या और किसको का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं पानी पीता हूँ, क्या पीता हूँ? तो पानी, तो यहाँ पे पानी ऑब्जेक्ट हो गया। हमने कहा कि मैंने उसे पीटा, तो मैंने क्या पीटा इसका जवाब इसमें नहीं है, लेकिन मैंने किसको पीटा? तो उसको पीटा, तो यहाँ पे उसको जो है वो आपका एक और ऑब्जेक्ट है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेज में जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जुड़े रहते हैं वहाँ पे आमतौर पे ऑब्जेक्ट्स नहीं लगे रहते हैं। ये सेंटेंस को पूरा करने का काम करता है, जैसे ऑब्जेक्ट पूरा करता है वैसे ये भी सेंटेंस को पूरा करता है, लेकिन वो क्या किसको का जवाब देता है और ये क्या किसको का जवाब नहीं देते हैं। आगे अब चलते हैं, अगला जो पार्ट है हमारा वो है हमारा फ्रेज है, बस इसको देखते हैं। फ्रेज क्या है? तो ये है द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। मतलब वाक्य का वो भाग जो थोड़ा अर्थ दे, मतलब अर्थ तो देता ही है लेकिन थोड़ा अर्थ देता है, पूर्ण रूप से अर्थ वो नहीं देता है, उसे ही हम फ्रेज कहते हैं, मतलब वाक्यांश कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें सेंटेंस में आई स्टडी इन द मॉर्निंग, यहाँ पे हमने डाला इन द मॉर्निंग, सुबह में। अब एक बात देखिए, अगर हम यहाँ पे कहीं लिख दें कि इन द मॉर्निंग, खाली हम बोले इन द मॉर्निंग सुबह में, तो कोई नहीं समझ सकता ना सुबह में, वो पूछेगा क्या सुबह में क्या, तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। खाली सुबह में सेंटेंस में अगर है तब तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन वो अलग से उसको रखा जाए तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। सेंटेंस में आता है तो उसका अर्थ निकलता है। अगला सेंटेंस क्या है? ही वॉज प्लेइंग ऑन द रूफ, वो छत पर खेल रहा था, तो यहाँ पे ऑन द रूफ, छत पर, ये ऑन द रूफ है, ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस में क्या है? फ्रेज है। तो ये जो पांचों पार्ट्स हैं सेंटेंस के, अगर इनको आप अच्छी तरह देख लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रक्चर लिखा जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस तरह का कुछ भी अगर आएगा तो वैसे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं। और भी दो चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा देख लेना है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो सबको होती ही है, जिसको बोलते हैं आप जो होता है वो होता है नंबर। तो नंबर क्या होता है? आप जानते हैं नंबर मतलब वचन होता है, और वचन के बारे में आपने देखा होगा कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो इसमें क्या होते हैं नंबर में? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। इसके क्या दो पार्ट्स होते हैं? इसके होते हैं सिंगुलर और दूसरा जो होता है वो होता है प्लूरल। एक होता है आपका एक वचन और दूसरा आपका होता है बहुवचन। तो एक वचन क्या करता है? एक वचन क्या करता है? एक वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है, जैसे पेन हमने कहा
तो सिंगुलर है, पेन्स कह दिया तो प्लूरल है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस जब बनेगा तो उसके स्ट्रक्चर में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर आपको जानना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और लगभग ये चीज़ जो भी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा जानते हैं उनको सिंगुलर प्लूरल पता होता है। और एक और चीज़ जो है जो आपको जानकारी रखनी है वो है आपका होता है पर्सन। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। तो ये जो स्त्री पुरुष होता है वो पुरुष नहीं है, ये ग्रामेटिकल टर्म का पुरुष है। इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति हो, ही भी है, शी भी है, तो वो लोग भी पर्सन है। राम है तो भी पर्सन है, सीता भी है तो पर्सन है, वो सब पुरुष ही हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के, इसको भी शॉर्टकट में आप जान लीजिए। ये होते हैं 3 प्रकार के, जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड, और तीसरा आपका होता है थर्ड। ठीक है, तो तीसरा थर्ड होता है। तो फर्स्ट मतलब शॉर्टकट में बस समझना है कि जो बोलता है, जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला जो बोलने वाला होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और आमतौर पे बोलने वाले होते हैं आई चाहे वी। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। ये जो दूसरा पर्सन होता है वो क्या होता है, सुनने वाला, जो भी सुनने का काम करता है वो हमारा सेकेंड पर्सन होता है। जो कि सुनने, जब भी कोई भी सुनेगा वो यू हो जाता है। हाँ, ये आई है तो आई का मी, अस, इसके जुड़े हुए जो भी होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। थर्ड मतलब जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए। जिसके विषय में बात की जाए वो आपका हो जाता है थर्ड पर्सन। जिसके विषय में बात की जाए मतलब अभी हम ग्रामर की बात करें तो वो हो जाएगा, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हो जाएगा। जिसके भी बारे में हम बात करेंगे वो हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो ये भी जानना जरूरी है। और इसमें इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स में हमारे आ जाएंगे, मान लीजिए हमारा ही, शी, ईट, नेम्स, मतलब जिसके भी बारे में हम बात करेंगे वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर ये जितनी बेसिक चीज़ें हैं, अगर इन सब का आप ध्यान रखते हैं तो ट्रांसलेशन जब हम लोग अब शुरू करने वाले हैं, शुरू कर ही चुके हैं, आज समझिए कि उसके पार्ट्स हो गए, तो आगे ट्रांसलेट करने में हम लोग जुड़ेंगे। जो भी उसके मेन वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड मीनिंग आपको चाहिए वो वर्ड मीनिंग अगले जो वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद से तुरंत ट्रांसलेशन, क्योंकि इंग्लिश सीखनी है तो जो कि हिंदी से इंग्लिश, बेसिकली यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ी ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसलेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं छोटे छोटे, और उसके बाद से वर्ड मीनिंग्स आपको जो है वो याद करनी पड़ती हैं, जो कि बेसिकली बहुत लोगों के पास वर्ड मीनिंग्स तो होती हैं अपनी, तो वर्ड मीनिंग्स याद करनी है। और साथ साथ आपको करना क्या है कि ग्रामर के भी छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं उनको भी हल्का फुल्का समझ लेना है। और ट्रांसलेशन शुरू करने के बाद इंग्लिश अब ट्रांसलेट करने लगेंगे तो उसको धीरे धीरे बोलने भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ट्रांसलेशन तथा जो भी है स्पीकिंग वो भी आपको आसानी से यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।